नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर हमारा चैप्टर 3 धातु और धातु। इसमें हम पढ़ेंगे खनिज क्या है। तो देखिए, खनिज वे पदार्थ होते हैं या तत्व हो सकते हैं या यौगिक होते हैं जिन्हें खानों से निकाला जाता है, खनिज कहलाते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ खानों से निकाले जाते हैं वो सब खनिज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि खानों से निकलने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। चाहे वो कोटा स्टोन हो, कोयला हो, सोना चांदी लोहा या जो भी कोई भी धातु हो, वो सब खनिज के अंदर आते हैं। चाहे धातु हो या अधातु हो, सभी खनिज के अंदर आते हैं, चाहे कोयला ही क्यों ना हो। अब देखिए अयस्क क्या है। तो ऐसे खनिज या वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु पाई जाती है, यानी कि ऐसे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु पाई जाती है वे, और इस धातु को मितव्ययता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क से ही हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। जैसे बॉक्साइट, यानी कि जो बॉक्साइट का जो अयस्क है उसमें एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। इसी तरह से सिनेबार का जो अयस्क है उसमें मरकरी धातु पाई जाती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो अयस्क हैं उनमें विभिन्न प्रकार की धातुएं पाई जाती है, चाहे कापर हो, सिल्वर हो या अन्य धातु हों। जैसे बॉक्साइट में एल्यूमिनियम पाई जाती है, इसका जो फॉर्मूला है Al2O3 है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सिनेबार का फॉर्मूला है HgS, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। अतः प्रत्येक अयस्क खनिज होता है, यानी कि अयस्क तो खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं हो सकता। यानी कि प्रत्येक जो अयस्क है वो खनिज तो होता है, लेकिन प्रत्येक जो खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकता। यानी कि प्रत्येक खनिज में जरूरी नहीं कि वो धातु पाई जाए, यानी कि जिसमें धातु होगी वही अयस्क होगा। यानी कि खनिज खानों से निकाले जाते हैं, और खानों से जो निकला खनिज जिसमें कोई धातु, स्पेशल धातु हो, विशेष धातु उपस्थित हो, तो वो हम अयस्क की श्रेणी में रखेंगे, उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क में कोई पर्टिकुलर या कोई विशेष धातु पाई जाती है। अब धातुओं का निष्कर्षण, तो देखिए धातुएं सक्रियता श्रेणी की अगर अपन बात करें तो सक्रियता श्रेणी में विभिन्न प्रकार की धातुएं होती है, उनका हम कैसे निष्कर्षण करेंगे। तो धातु से हम अयस्क से हम धातु प्राप्त करते हैं। तो देखिए विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं, जैसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनको विद्युत अपघटन विधि द्वारा निष्कर्षण करते हैं। जबकि मध्यम क्रियाशील धातु जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, इनमें कार्बन के अपचयन द्वारा हम इनका अपचयन विधि का उपयोग करते हैं। इस तरह से निम्न क्रियाशील में सिल्वर है और गोल्ड है, ये प्राकृतिक रूप अवस्था में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। अतः देखिए अब हम सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे वाली जो धातुएं सबसे कम क्रियाशील है, जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर, ये धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होती है। जैसे कॉपर और मरकरी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, कॉपर ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड के रूप में, कॉपर के ऑक्साइड में और सिल्वर के ऑक्साइड में, तो ये ऑक्साइड के रूप में मौजूद होती है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं हैं ये सर्वाधिक क्रियाशील होती है। इतनी अधिक क्रियाशील होती है, ये ऊपर की जो धातुएं हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है, पानी के साथ, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और अधातुएं के साथ क्रिया करके ये आयनिक यौगिक बना लेती है। यानी कि ये स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं जो मध्यम श्रेणी की, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये धातुएं मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जैसे Zn जिंक कार्बोनेट के रूप में, अगर सल्फाइड के रूप में तो ZnS के रूप में है, ऑक्साइड के रूप में है तो ZnO के रूप में पाई जाएगी। तो ये कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती है, सल्फाइड के रूप में भी पाई जाती है और ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। जिंक का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड। जैसे जिंक का कार्बोनेट ZnCO3 के रूप में पाया जाएगा, इस तरह से अगर अपन लेड कार्बोनेट की बात करते हैं तो वो PbCO3 यानी कि लेड कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो ये जो मध्यम वर्ग की धातुएं ये या तो ऑक्साइड में या सल्फाइड में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। अब देखिए अयस्क, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी कि इसमें से अशुद्धियों को हटाते हैं। तो अशुद्धियों को हटाना, यानी कि जो अयस्क है उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन विभिन्न अशुद्धियों को
अयस्क से पृथक करते हैं, जिसे हम कहते हैं सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अब देखिए, जिसमें उच्च क्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मध्यम क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातु है, इनको 3 श्रेणी में रख के हम इनमें से धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो अधिक क्रियाशील है उनको गलित अवस्था में विद्युत का अपघटन कराते हैं और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे NaCl से हम सोडियम और पोटेशियम प्राप्त करते हैं, NaCl से सोडियम और KCl से पोटेशियम। इस तरह से मध्यम क्रियाशील धातु जैसे ये 2 तरीके से पाई जाती है, एक तो कार्बोनेट के रूप में और एक सल्फाइड के रूप में। देखिए, जैसे जिंक है, जिंक कार्बोनेट के रूप में, Zn या तो सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में। तो कार्बोनेट की जो अयस्क है उनका निस्तापन कराया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, और सल्फाइड अयस्क का भर्जन कराया जाता है वायु की उपस्थिति में। भर्जन और निस्तापन कराने के बाद ये इनके ऑक्साइड में बदल जाती है। जैसे जिंक कार्बोनेट जिंक के ऑक्साइड में बदल जाएगा, इस तरह से ZnS भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके बाद उनका अपचयन करा के अपचायक की उपस्थिति में, कार्बन जैसे अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करा के धातु का शोधन किया जाता है।